दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे जीएस का जो भाग है मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, देखिए मगध राज्य का उत्कर्ष में सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा। मगध राज्य का उत्कर्ष में सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि मगध राज्य का जो उत्कर्ष है इसमें 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली था। ठीक है, मगध राज्य का जो उत्कर्ष हुआ था 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो मगध था। ठीक, इनका राजधानी कहां था। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि मगध का संस्थापक कौन थे। देखिए मगध का जो संस्थापक थे, ठीक है, देखिए यहां लिख देता हूं मैं, मगध का संस्थापक बृहद्रथ थे। ठीक है, संस्थापक थे बृहद्रथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, कभी अगर क्वेश्चन में बेचांस पूछ दे कि मगध का संस्थापक कौन थे तो मगध राज्य का संस्थापक थे बृहद्रथ और उनकी राजधानी कहां थी, राजगिरी। ठीक है, जो कि राजगिरी अभी बिहार में पड़ती है। ठीक है, बृहद्रथ और राजधानी राजगीर या राजगिरी। मगध जो है, ठीक है, मगध में फिर 3 वंश आते हैं जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है और नंद वंश है। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन है तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और यह 544 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। ठीक है, 544 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। देखिए हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे लिखे कम है लेकिन हम एक्सप्लेन करके आपको पूरा के पूरा एक्सप्लेन करके हम बताएंगे। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और जो बिंबिसार मतलब कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध के समकालीन थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। और देखिए यहां पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि बुद्ध के समकालीन होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में अगर सबसे ज्यादा सुधार लाएं तो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे सुधार लाने भी तो बिंबिसार के राज में प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे ज्यादा सुधार किया गया। ठीक है, और इसने यंग को जीतकर मगध में मिला दिया। इसने यंग को जीतकर कहां मिला दिया तो यंग को जीतकर इन्होंने मगध में मिला दिया। अब बताइए कि इन्होंने 3 शादियां की है। सबसे इंटरेस्टेड की बात यह है कि इन्होंने 3 शादियां की है। कौन? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने 3 शादी किए। जो नाम क्या क्या था तो एक का नाम था महाकौशला, पहला शादी किए, उनका नाम था महाकोसला। ठीक है, जो कौशल राजा की बहन थी। और जो दूसरी इनकी पत्नी हुई, दूसरी वाइफ हुई इनकी, वह इनकी दूसरी वाइफ हुई चेलना, जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, और तीसरा क्षेमा जो भद्र राज्य की राजकुमारी थी। भद्र राज्य की है तो भद्र राज्य पड़ता था पंजाब में, वहां की राजकुमारी थी और शादी की। देखिए पहले क्या होता था ना कि जहां युद्ध लड़े, पहले के राजा महाराजा लोग में होता था कि युद्ध लड़ने गए और जहां युद्ध जीत गए वहां की राजकुमारियों से विवाह कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह बिंबिसार ने 3 शादियां किए थे। ठीक है, पहला कौन थी तो पहला महाकोसला जो कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी, और दूसरा चेलना जो वैशाली के लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, और तीसरा क्षेमा जो भद्र राज्य की राजकुमारी थी। जो भद्रराज कहां पड़ता है तो पंजाब में पड़ता था। ठीक है, फिर बिंबिसार की क्या की हत्या हो जाता है। ठीक है, बिंबिसार का हत्या हो जाता है। और हत्या किसने करता है तो हत्या करता है ये अजातशत्रु। बिंबिसार का जो पुत्र था वह अजातशत्रु था। अब बताइए कि इसका पुत्र ही जो है, मतलब एक तरफ से इसको नालायक बेटा ही कहिए, अजातशत्रु बिंबिसार का, बताइए कि गद्दी पाने के लिए उन्होंने अपने बाप को ही हत्या कर दिया, अपने बाप को ही मार दिया और गद्दी पे ही फिर उन्होंने बैठा। और देखिए जब अजातशत्रु है, ठीक ना, अपने बाप को मारकर, मतलब बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु जो है वह गद्दी पे बैठा। और यह गद्दी पे कब बैठा तो यह गद्दी पे बैठा 492 ईस्वी पूरा, 492 से 460 तक इन्होंने राज किया। ठीक है, 492 से 460 तक इन्होंने गद्दी पे रहा। ठीक है, 492 से 460 वर्ष। ठीक है,
इनकी माता चेलना थी, जो दूसरी पत्नी की बेटा था। ये दूसरी पत्नी कौन थी, हम बताए थे कि दूसरी पत्नी जो थी चेलना थी। देखिए यहां माता का नाम है ना चेलना, जो कहाँ की राजकुमारी थी चेलना, तो यह राजकुमारी जो चेलना थी यह वैशाली की लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। वैशाली की लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और उसका पुत्र ये अजातशत्रु था। उसका जो सुयोग मंत्री है, सुयोग मंत्री वार्षकर या वास्कर, दो में से जो भी ऑप्शन में रहेगा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कभी आ जाएगा कि अजातशत्रु का वास्कर मंत्री कौन है, सॉरी अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री कौन था, तो वास्कर या वास्कर। और अगर सबसे इंटरेस्टेड बात यह है कि अगर पूछ दे ये तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे हर्यक वंश, लेकिन अजातशत्रु किनके अनुयायी थे, तो अजातशत्रु जो थे यह जैन धर्म का अनुयायी थे। अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी थे। ठीक है, याद रहेगा, सुयोग मंत्री वास्कर। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। ठीक है, अब बताइए कि वैशाली तथा काशी को, मतलब जो अजातशत्रु था उन्होंने वैशाली और काशी दोनों को जीता। ठीक है, अजातशत्रु वैशाली और काशी दोनों को जीता और कम से कम 32 वर्ष तक इन्होंने अपने शासन में राज किया। कितने वर्ष तक राज किया, तो 32 वर्ष तक इन्होंने अपने राज्यपाट को संभाला, शासन किया 32 वर्ष तक। और इसके शासन काल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और कब, 8वें वर्ष में बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। हम डिटेल बौद्ध धर्म में पढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो बौद्ध धर्म प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से प्राचीन भारत में प्लेलिस्ट में जाइए, प्राचीन भारत में, और वहां से बौद्ध धर्म जैन धर्म नहीं देखे तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, पूरा डिटेल वहां से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 8वें वर्ष में बौद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी और महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर इसने राजगिरी में एक स्तूप का निर्माण किया। आज भी आप बिहार जाइएगा राजगीर तो देखिएगा कि बहुत से अवशेष, सुंदर सुंदर अवशेष देखने को मिलते हैं। तो प्रथम अवशेष जो है, मतलब इनका जब शासन काल था, महात्मा बुद्ध के अवशेष पर इसने राजगिरी में एक स्तूप बनवाया, एक स्तूप बनवाया। ठीक है ना, एक स्तूप बनवाया। उसके बाद 32 सालों के बाद इसका शासन खत्म हो जाता है। उसके बाद आ जाता है उदायन। ठीक है, उदायन आ जाता है और उदायन पिता की हत्या कर गद्दी पे बैठता है। बताइए, जैसे कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, हर्यक वंश में क्या था कि संस्थापक बिंबिसार था और अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठ गया। जब अजातशत्रु अपने पिता को मारकर गद्दी पे बैठा तो इसका बेटा भी वही किया, उदायन। क्योंकि अजातशत्रु का बेटा कौन था, उदायन। तो ये जब गद्दी पे मार, अपना बाबूजी के गद्दी पे मार के बैठा, तो ये भी अपने बाबूजी को मार के गद्दी पे बैठ गया। उदायन भी जो था वह अजातशत्रु का पुत्र था और अपने पिताजी की हत्या कर दिया और हत्या करने के बाद गद्दी पर फिर बैठ गया। ठीक है, और गद्दी पर बैठ गया तो इस राजधानी कहां बनाया था, तो राजधानी बनाया था ये पाटलिपुत्र में। गंगा एवं सोन नदी के संगम पर इन्होंने पाटलिपुत्र में राजधानी अपना बनाया। कहां बनाया, तो गंगा एवं सोन नदी के तट पर बनाया। ठीक है, और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी को बनाया। पाटलिपुत्र को अपना राजधानी ये बनाया। ठीक है, याद रहेगा। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि इनमें से उदायन ने कहां पे अपने राजधानी को बनाया था, तो पाटलिपुत्र में। और इस तरह यहां पे और क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पाटलिपुत्र जो है किस नदी के संगम पे बनाया गया था। तो अगर आपको याद रहेगा कि गंगा एवं सोन नदी के संगम पे, तो आप मार दीजिएगा ऑप्शन। अगर इसका अंतिम शासक पूछे तो अंतिम शासक देखिए नागदशक। ठीक है, अंतिम शासक इसका कौन थे, तो अंतिम शासक नागदशक थे। ठीक है, अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक इनका नागदशक थे। ठीक है, उसके बाद यहां पे वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। देखिए उसके बाद क्या आता है, समझ में आ रहा है आप लोग का ना, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन थे भाई, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है वह शिशुनाग थे। इसकी राजधानी कहां है, वैशाली। अब बताइए, जब शिशुनाग वंश जब का संस्थापक शिशुनाग थे, तो शिशुनाग जब अपने राज्य में आए
तो पाटलिपुत्र को राजधानी से हटा दिए। जैसे पहले क्या होता था ना कि जहां अपने पसंद पड़े वहीं हम राजधानी बनाएंगे, ठीक है, जहां पसंद पड़े राजधानी बनाएंगे अपने अपने राज्य में। तो जब शिशुनाग गद्दी पे बैठे तो उन्होंने अपना राजधानी ही चेंज कर दी है, बोला कि हमारा राजधानी पाटलिपुत्र नहीं रहेगा, हमारा राजधानी सीधा वैशाली रहेगा। तो क्या है कि देखिए यहां पे है ना कि पाटलिपुत्र से हटाकर उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली बनाया। तो रहेगा, क्वेश्चन आएगा अगर कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली कहां से हटाकर बनाए थे, तो पाटलिपुत्र से हटाकर उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया। ठीक है, कहां बनाया, तो वैशाली में बनाया। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग, चलिए। उसके बाद क्या आता है, काला शौक। उसके बाद आता है काला शौक। अब देखिए काला शौक जो कौन थे, सबसे जानने वाली बात है कि काला शौक कौन थे। तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो थे वह काला शौक थे। शिशुनाग का उत्तराधिकारी थे काला शौक। ठीक है, शिशुनाग का उत्तराधिकारी। अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन थे, तो शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला शौक थे। ठीक है, और काला शौक के ही समय में द्वितीय बौद्ध का आयोजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था। देखिए जब हम बौद्ध धर्म पढ़ाए थे तो उसमें प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा कब हुआ था, उनका अध्यक्ष कौन हुआ था, कहां हुआ था, ये सब मैंने बौद्ध धर्म में पढ़ाया हूं। आप अगर जाकर बौद्ध धर्म देख लेते हैं प्लेलिस्ट में, प्राचीन भारत से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पे जाकर देख लीजिए बौद्ध धर्म, तो क्या होगा कि ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था, काला शौक था। ठीक है, और इसी के समय में, इन्हीं के समय में ही द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ। किनके राज में, तो काला शौक के राज में। ठीक है, और इन्होंने जब शिशुनाग ने वैशाली को अपने राजधानी बनाए थे पाटलिपुत्र से हटाकर, तो फिर जब इनका शासन काल आया, काला शौक का शासन काल आया, तो इन्होंने भी वैशाली से हटा दिया राजधानी, और फिर से ये पुनः पाटलिपुत्र में राजधानी बना दिया गया। ठीक है, वहां से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र में राजधानी बना दिया गया। ठीक है, और जब पाटलिपुत्र में राजधानी इसका बन जाता है, उसके बाद काला शौक के समय में बोले ना, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था, अभी तो बताए थे हम। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन काला शौक के समय में हुआ था। उसके बाद फिर नंद वंश आ जाता है। देखिए नंद वंश, नंद वंश। ठीक है, इनके संस्थापक थे महापद मंद। ठीक है, महापद मंद। ठीक है, समझ में आ रहा है कौन थे, तो महापद मंद, महापद मंद उनके संस्थापक थे। ठीक है, इसने विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। देखिए सबसे इंटरेस्टेड की बात क्या है कि जो नंद वंश के संस्थापक महापद मंद थे, महापद मंद थे, इन्हें कुछ नामों से जाना जाता है, विभिन्न नामों से, जैसे सर्व छत्रांतका, मतलब सर्व छत्रांतका का मतलब हो गया कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। देखिए नंद वंश में इन्हें सर्व छत्रांतका नाम से जाना जाता था, जिसे अगर हम हिंदी अनुवाद करें तो उनका मतलब हुआ क्षत्रियों को नाश करने वाला। दूसरा नाम से जो जाना जाता था वह है भार्गवा, परशुराम का अवतार। इन्हें परशुराम का अवतार भी कहा जाता था, इन्हें परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। ठीक है ना, परशुराम का अवतार नंद वंश को, मतलब महापद मंद को परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। ठीक है, एक राट सबसे शक्तिशाली भी इन्हें माना जाता था, नंद वंश में सबसे शक्तिशाली भी इन्हें को माना जाता था। ठीक है, और देखिए जब इन तीनों नामों से जाने जाते थे और सबसे शक्तिशाली भी यही थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली भी यही थे। उसके बाद आते हैं घनानंद, आते हैं घनानंद, जिसका अंतिम शासक था घनानंद, अंतिम शासक किसका, नंद वंश का।
अगर कभी पूछे कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। कौन थे? तो घनानंद अंतिम शासक थे उनका। किनका? तो नंद वंश का। ठीक है। और यह सिकंदर का समकालीन था। यह किसके समकालीन थे? देखिए, घनानंद जो थे ये सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, सिकंदर के समकालीन थे। कौन? घनानंद। घनानंद जो थे वह सिकंदर के समकालीन थे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? घनानंद सिकंदर के समकालीन थे और इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था मौर्य वंश। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित किया, मतलब कि हत्या करके उन्होंने अपने नए वंश का स्थापना किया, जिनका नाम क्या था? मौर्य वंश। अभी हम लोग जब मौर्य वंश पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त, बिंबिसार, ये सब के बारे में जो हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग, अशोक हो गया, ये सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे मौर्य वंश में। ठीक है, देखिए मौर्य वंश का स्थापना इस तरह घनानंद की चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर दी है, मतलब युद्ध में पराजित कर दिए और मौर्य वंश का संस्थापक रख दिए। वहीं से फिर मौर्य वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मौर्य वंश भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये था हमारा मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध राज्य के उत्कर्ष में जितने प्रश्न आते हैं हमने बता दिया हूं। ठीक है, और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक ही करें, ठीक है ना। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, और अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो लेकर। ठीक है, चलिए।